नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं। 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। आज 10 की बात में विस्तार से बात होगी विश्व के नंबर 1 डॉलर इकोनॉमी के चुनौती देने वाले ब्रिक्स त्रिदेश की। साथ खड़े ब्रिक्स देश के साथ खड़े छोटे छोटे देशों की और ब्रिक्स देशों के लोकल करेंसी में व्यापार करने के फैसले से विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की स्थिति कितनी कमजोर होगी। डॉलर की दादागिरी कम होने से ब्रिक्स देशों को कितना फायदा होगा और कैसे फायदा होगा, यह भी आपको विस्तार से हम बताएंगे और चर्चा करेंगे। और इसके बाद ट्रेंडिंग वीडियो और फिर कल की हेडलाइंस के साथ अंत में गुड न्यूज बताएंगे आपको। फिर उसके बाद कहेंगे आपको शुभ रात्रि। तो करते हैं शुरुआत 10 की बात की विस्तार के साथ। रूस के कजार में चल रहा ब्रिक्स सम्मेलन अब से कुछ घंटों के बाद समाप्त हो जाएगा। हर वर्ष होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग है। 2024 के ब्रिक्स सम्मेलन में पूरब बनाम पश्चिम के मुद्दे को खासतौर पर हवा दी गई। दुनिया की 3 बड़ी आर्थिक शक्तियां जब एक मंच पर पहुंची तो पूरे पश्चिम की निगाहें इसी तरफ टिकी थी। सम्मेलन में भारत, रूस, चीन ने अमेरिका को सीधे तौर पर व्यापारिक चुनौती देने का संकेत भी दे दिया है। ब्रिक्स में शामिल देशों ने आपसी कारोबार के लिए अब डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्रा में लेन देन करने की बात कही है। इसका मतलब ये कि भारत इन देशों से डॉलर की बजाय अब रुपये में लेन देन कर सकेगा। अभी ग्लोबल ट्रेड में ज्यादातर ट्रांजैक्शन डॉलर में किया जाता है। 2024 में दुनिया का 80% व्यापार और 58% पेमेंट डॉलर में ही होता है। साथ ही दुनिया का 64% लोन और 59% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डॉलर में ही है। अमेरिकी डॉलर के इसी दबदबे को कम करने की कोशिश रहती है बाकी देशों की, बाकी इकोनॉमी की। और ब्रिक्स की 16वीं समिट में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए और इसी मुद्दे पर यहां पर बातचीत हुई। यहां डी डॉलराइजेशन और न्यू पेमेंट सिस्टम पर अहम बातचीत का एजेंडा सेट किया गया। आज विस्तार से जानेंगे कि अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी जो है वो कैसे बन गई और क्या फिलहाल डॉलर को रिप्लेस किया जा सकता है। यदि हां तो फिर इससे भारत, चीन, रूस के साथ साथ अमेरिका पर क्या असर होगा। एक उदाहरण से भी इसे हम बताने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। मान लीजिए भारत को पाकिस्तान की करेंसी पर भरोसा नहीं है। ऐसे में वो अगर पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार करता है तो पाकिस्तानी करेंसी में वो व्यापार नहीं करना चाहेगा। इस समस्या के समाधान के लिए 1944 में तमाम देशों ने मिलकर डॉलर को एक बेस करेंसी बनाया था, क्योंकि जो समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच में वही समस्या बाकी कुछ देशों के बीच में भी है। इसलिए एक बेस करेंसी बनाया गया, उसमें डॉलर को रखा गया। यानी भारत पाकिस्तान से डॉलर में कारोबार कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिकी डॉलर डूबेगा नहीं और जरूरत पड़ने पर अमेरिकी डॉलर के बदले में सोना दे देगा। यह व्यवस्था करीब 3 दशकों तक चली। डॉलर दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी 3 दशक में बन चुका था। लेकिन 1970 की शुरुआत में कई देशों ने डॉलर के बदले सोने की मांग अमेरिका से शुरू कर दी। ये देश अमेरिका को डॉलर देते और उसके बदले में सोना ले लेते थे। इससे अमेरिका का जो सोने का जो भंडारण था वो कम होने लगा। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। बावजूद इसके देशों ने डॉलर में लेन देन जारी रखा, क्योंकि तब तक डॉलर दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी जो है वो बन चुका था। डॉलर की मजबूती की एक और बड़ी वजह यह थी कि 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सऊदी के साथ एक करार किया था। करार की शर्त यह थी कि उसकी सुरक्षा यानी सऊदी की सुरक्षा अमेरिका करेगा और बदले में सऊदी सिर्फ डॉलर में ही तेल बेचेगा। यानी अगर किसी दूसरे देश को दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश से तेल खरीदना या सऊदी से तेल खरीदना है तो उसके पास डॉलर का होना जरूरी है। इस डील के कारण डॉलर की पावर बढ़ती चलेगी और इसी पावर के दम पर अमेरिका बैठे बिठाए कैसे अरबों का डॉलर कमाता है यह भी आपको बताएंगे, और कैसे अमेरिका बैठे बिठाए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर गया। हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए कई तरीकों से उसका दाम चुकाते हैं, जैसे कैश, ऑनलाइन बैंकिंग, न्यू ट्रांजैक्शन, यूपीआई ट्रांजैक्शन। ऐसे दुनिया भर में देश में आपस में व्यापार करने के लिए अमेरिका ने एक स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल किया और इसका एक तरीके से कहें इसका इजाद किया। इसके जरिए अमेरिका बैठे बिठाए अरबों डॉलर कमाता है। ब्रिक्स देशों के इस कदम से अमेरिका पर क्या असर होगा, डॉलर पर इसका क्या असर होगा, इसे बताने के लिए हमने
बात की ग्लोबल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल से और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ब्रिक्स में यह जो फैसला हुआ है, इस फैसले से कैसे डॉलर की जो दादागिरी है वो दादागिरी कम होगी और कैसे विश्व की अर्थव्यवस्था में दूसरे जो देश ब्रिक्स के कंट्री जो इस डॉलर को चैलेंज कर रहे हैं, इस व्यवस्था को, उसको क्या फायदा होगा। एक बार सुनते हैं आकाश जिंदल जी ने क्या कहा। ब्रिक्स देशों ने ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और अब तो इसमें बहुत से कंट्रीज़ और मिलते जा रहे हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि लोकल करेंसीज में कारोबार और बिजनेस को मोटिवेट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोकल करेंसी में जब कारोबार होगा, बिजनेस होगा, तो जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी है यानी डॉलर के प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण ट्रेड पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। दर्शकों को बता दूं, दुनिया में ऑलरेडी डी डॉलराइजेशन हो रहा है। करीब 4-5 साल से ये काम हो रहा है कि डॉलर का महत्व, डॉलर का वर्चस्व ग्लोबल ट्रेड में कम होता जा रहा है, जिसको डी डॉलराइजेशन कहते हैं। अब ब्रिक्स जो कि एक पावरफुल बॉडी है जिसमें कई इकोनॉमी के हिसाब से बड़े शक्तिशाली देश हैं, चाइना है, हिंदुस्तान है, रशिया है, इन लोगों का ये फैसला कि लोकल करेंसी में कारोबार को बढ़ावा दिया जाए, इससे डॉलर का महत्व और वर्चस्व कम होगा और अमेरिका की इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस भी ग्लोबल इकोनॉमी में कम होगी। तो इस वजह से अमेरिकन इकोनॉमी हो या यूरोपियन इकोनॉमी हो, उनको लग रहा है कि ब्रिक्स का लोकल करेंसीज का यूजेज और ब्रिक्स का इम्पोर्टेंस बढ़ने से अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों की ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड में इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर ज़्यादातर इकोनॉमीज़ बहुत अच्छी है जो कि प्रोग्रेस कर रही हैं, एमर्ज कर रही हैं और आज ब्रिक्स नेशन में दुनिया की जीडीपी का बड़ा हिस्सा, दुनिया के ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा, दुनिया के ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा जब वो ब्रिक्स है। आपको बता दें कि 1973 में 22 देशों के 518 बैंकों के साथ स्विफ्ट नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। फिलहाल इसमें 200 से ज़्यादा देशों के 11,000 बैंक शामिल हैं जो अमेरिकी बैंक में अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। सारा पैसा तो व्यापार में लगा नहीं होता, इसलिए देश अपने अपने एक्स्ट्रा पैसे को अमेरिकी बॉन्ड में लगा देते हैं, जिससे कुछ समय में कुछ उन्हें ब्याज भी मिलता है और सभी देशों को मिलाकर यह पैसा करीब 7.8 ट्रिलियन डॉलर है, यानी भारत की इकोनॉमी से दोगुना से भी ज्यादा। इन पैसों का इस्तेमाल अमेरिका अपने लिए करता है। अब आपको बताते हैं कि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए चीन, रूस क्या कोशिशें कर रहा है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल और गैस का उत्पादन करने वाला देश है। उसके सबसे बड़े खरीदार यूरोपियन कंट्रीज हैं। अप्रैल 2022 में रूस ने नेचुरल गैस खरीदने वाले यूरोपीय यूनियन के देशों से कहा कि वो डॉलर या यूरो के बजाय बिल का भुगतान रूबल में करें, यानी रूस की जो करेंसी है उसमें करें। यानी जो देश पहले रूस से गैस खरीदने के लिए अमेरिकी बैंक डॉलर रिजर्व रखते थे, उन्हें रूसी सेंट्रल बैंक से रूबल रिजर्व रखना पड़ा। इसी तरह बाकी चीजों के निर्यात के लिए भी रूस ने अनफ्रेंडली देशों के साथ रूबल में पेमेंट करने की मांग कर दी। इसकी वजह से रूस के गैस एक्सपोर्ट में गिरावट तो आई, लेकिन उसके रुपये, उनका रूबल जो है वो मजबूत हुआ और एक डॉलर के मुकाबले जो एक दूसरी करेंसी को मजबूत करने की उनकी पहल थी, उसको थोड़ी मजबूती मिली। यूरोपीय यूनियन 2021 तक करीब 40% गैस रूस से इंपोर्ट करता था। 2023 में यह घटकर लगभग 8% हो गया। जून 2022 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों की करेंसी का एक नया इंटरनेशनल रिजर्व बनाने की बात कही थी। पुतिन के प्रपोजल पर ब्रिक्स देशों में शामिल ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका जो है वो विचार कर रहे हैं। डॉलर को युआन से रिप्लेस करने के लिए चीन पहले ही स्टेप उठा चुका है और चीन की कोशिश स्विफ्ट की ही तरह चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स ऑफ चाइना यानी CPI का नाम का एक सिस्टम बनाना है, जिसमें वो काफी मजबूती या काफी तेजी से काम कर रहा है। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 117 देशों के 1551 बैंक पहले ही जुड़ चुके हैं। पिछले साल इस सिस्टम से 123.06 ट्रिलियन युआन से ज्यादा का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। युआन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए चीन ने 40 से ज्यादा देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत दो देशों को व्यापार करने के लिए हर बार स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। एक फिक्स अमाउंट का ट्रेड वो देश अपनी करेंसी में ही कर पाएगा, जिसमें चाइना जो है मीडिएशन का काम करेगा। नवंबर 2023 में चीन ने सऊदी अरब के साथ भी एक एग्रीमेंट किया। इसमें 3 साल के लिए डॉलर की बजाय युआन का इस्तेमाल
करने की छूट रखेगी या करने से स्वैप की जाएगी, यानी युआन को जो डॉलर वहां की है उससे स्वैप की जाएगी, जिसकी वैल्यू करीब $6.93 बिलियन है। इससे डॉलर का दबदबा जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था में कम होगा। और अब सवाल है कि इससे भारत का क्या रोल है। 19 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स समिट में पुतिन ने कहा था कि ब्रिक्स करेंसी में अभी समय लग सकता है, यानी जिस तरह से यूरो की अपनी करेंसी थी उसी तरह से ब्रिक्स की अपनी करेंसी लाने की जो बात हो रही है उसमें अभी समय लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश अभी बन नहीं रहे, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी जो है वो छोटी है और इसमें जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो है चाइना। तो उन्होंने कहा कि ब्रिक्स करेंसी में लाने में अभी समय है और ब्रिक्स अभी नेशनल करेंसी के उपयोग को बढ़ाने और इसे सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व कर रहा है। और इस मामले में विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि इस दृष्टि से इस समिट में ब्रिक्स करेंसी की बात नहीं हो रही है, बल्कि इसकी जगह डॉलर के महत्व को धीरे धीरे कम करने पर बात की जा रही है। पुतिन ने भी यह बात कही कि ब्रिक्स एक सिस्टम की बात कर रहा है जो ब्रिक्स देशों के बीच होने वाले ट्रेड्स में इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड्स में डॉलर, यूरो जैसी वेस्टर्न करेंसी का इस्तेमाल ना किया जाए। 1 अक्टूबर को एक थिंक टैंक प्रोग्राम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारत ने कभी डॉलर को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि यह देश की आर्थिक, राजनीतिक या रणनीतिक नीति का हिस्सा नहीं रहा है। भारत की ऐसी कभी कोई नीयत भी नहीं रही है। यह जरूर है कि भारत के कुछ पार्टनर्स को डॉलर में व्यापार करने में कठिनाई हो रही है। विदेशी मामलों के जानकार की अगर माने तो भारत चाहता है कि डॉलर में होने वाले ट्रेड पेमेंट को कम किया जाए और इससे भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर कम होगा। जो डॉलर रिजर्व होगा उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकेगा, यानी जो इंटरनेशनली जो हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ग्लोबल ब्रिक्स में शामिल ग्लोबल कंट्री जो है, ग्लोबल समिट में शामिल देशों की हिस्सेदारी 27% है। जो ग्लोबल जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स में जितने शामिल देश हैं उसकी हिस्सेदारी अगर विश्व के हिसाब से करें तो वो 27% है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी यानी 18.4% जो है वो चीन की है। तो दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी 3.7 जो है वो भारत की है। रूस और ब्राज़ील की हिस्सेदारी इसमें 2% है। बाकी 6 देशों जो कि बाद में इसमें जुड़े हैं उन सबको अगर मिला दें तो वो 1% की हिस्सेदारी रखते हैं। इस तरह से पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 27% जो है वो ब्रिक्स कंट्री में है। इसीलिए अगर ब्रिक्स अपनी अलग करेंसी लाता है या डॉलर को रिप्लेस करने के लिए धीरे धीरे डॉलर के इस्तेमाल को कम करता है तो इससे न केवल डॉलर को नुकसान होगा, अमेरिका को नुकसान होगा, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी में ब्रिक्स के देशों का दबदबा भी बढ़ेगा। तो विस्तार से अभी हम जो बात करें थे इतना ही। इसमें ब्रिक्स देशों में डॉलर को रिप्लेस करने के लिए जो बात हो रही थी उसमें भी विस्तार से इतना ही। बात ट्रेंडिंग और वायरल वीडियो की। उत्तर प्रदेश के 4 लड़कों को वायरल रील बनाना भारी पड़ गया। मुजफ्फरनगर की एक वीडियो एक्स पर वायरल हो रही है जिसमें 2 लड़के चाट की दुकान से एक आदमी को किडनैप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये कोई सच्ची घटना नहीं है, बल्कि 4 लड़के रिएक्शन रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लड़कों को ये एक्सपेरिमेंट जो है काफी भारी पड़ गया। फर्जी किडनैपिंग के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पोस्ट को सचिन गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 4 लड़के अपहरण की रील शूट कर रहे थे। पुलिस ने इन चारों रील पुत्रों को धर दबोचा है। नाम है गुलशेर, मोनिश, सादिक और समद। मजे की बात यह है कि गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में वो व्यक्ति भी शामिल है जिसको किडनैप किया गया था। बता दें कि जब ये रील बना रहे थे तो लोगों ने भी इसकी वीडियो बनाई थी और लोगों ने बाद में इस वीडियो को मिर्जापुर के थीम सॉन्ग के साथ एडिट करके ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था और ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद चारों की गिरफ्तारी हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने इसकी जांच की और बाद में फिर जो है इन लड़कों की गिरफ्तारी हो गई। अब बात कल की हेडलाइन की, और पहली जो हेडलाइन है वो उड़ीसा से है। आज रात उड़ीसा से टकराएगा साइक्लोन दाना। बंगाल समेत 7 राज्यों पर दिख रहा है तूफान का असर। इसके राज्य की लगभग आधी आबादी पर इसका असर होने वाला है। तो वहीं 5 राज्यों में इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और सरकार जो है खासतौर पे एनडीआरएफ की टीम जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी हेडलाइन है हरियाणा विधानसभा का सत्र 25 अक्टूबर को बुलाया गया है, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। विधायकों को प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान जो है वो शपथ दिलवाएंगे। इसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होगा। तीसरी खबर, मधु कोड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट में के उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। चौथी हेडलाइन है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह 4
उच्च शिक्षा संस्थानों के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखने के लिए रायपुर और दुर्ग जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन जिलों में कई स्थानों पर यातायात मार्ग में बदलाव भी किया गया है। पांचवी हेडलाइन है, महाराष्ट्र चुनाव में घड़ी सिंबल अजित गुट के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, बैनर पोस्टर में लिखे मामले कोर्ट में विचाराधीन, 6 नवंबर तक जवाब देने को कहा गया है। बात गुड न्यूज की, और ये गुड न्यूज डायबिटीज के पेशेंट के लिए है। गुड न्यूज सामने आई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने डायबिटीज के इलाज के लिए एक स्मार्ट इंसुलिन विकसित किया है, जिससे दुनिया भर में आधे अरब से ज्यादा लोग जो इस डायबिटीज से परेशान हैं उनको राहत मिल सकेगी। हर साल लगभग 7 मिलियन लोग इस बीमारी से काल के गाल में समा जाते हैं। इस स्मार्ट इंसुलिन का नाम है NNC2215। यह डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों के ब्लड शुगर के लेवल को उतार चढ़ाव के अनुसार वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करता है, और यह शोध बुधवार को नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इस स्मार्ट इंसुलिन का विकास ब्रिटोल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने डेनमार्क, यूके और चेक गणराज्य की कंपनियों के साथ मिलकर किया है। इस स्मार्ट इंसुलिन में एक ऑन और ऑफ स्विच है, जो इसे ब्लड शुगर लेवल में के बदलावों के लिए रियल टाइम में प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। इस स्मार्ट इंसुलिन का आकार एक रिंग की संरचना के जैसा है, और इसमें एक ग्लूकोसाइड अणु है जो आकार में ग्लूकोज जैसा दिखता है। जब ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो ग्लूकोसाइड रिंग की संरचना में बंध जाता है, और इससे इंसुलिन इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, जिसके बाद ब्लड शुगर लेवल लो होने से रुक जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे ब्लड शुगर बढ़ता है, ग्लूकोसाइड की जगह ग्लूकोज ले लेता है, और इससे इंसुलिन अपना आकार बदलने लगता है और एक्टिव हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल जो है वो सुरक्षित सीमा तक लाने में मदद मिलती है। अब बात फीडबैक की हम करेंगे। लास्ट सेगमेंट में फीडबैक की बात हम करते हैं, जिसमें हम आपको पूछते हैं कि प्रोग्राम से संबंधित यदि कोई आपके पास राय हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमें दे सकते हैं 10kibaat@gmail.com पर। आप हमें बता सकते हैं कि कोई ऐसी खबर जो इस समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में हमसे शामिल करें, तो आप उसे हमें लिख सकते हैं 10kibaat@gmail.com। और हमेशा की तरह खाने से पहले किसान और सोने से पहले जवान को धन्यवाद हम करते हैं, और आपको शुभरात्रि भी कहते हैं। लेकिन शुभरात्रि कहने से पहले आज आपको हम छोड़े जाते हैं और अपनी उस मुहिम के साथ जो हम लोग हर एक साल चलाते हैं कि मिट्टी के दिए जलाइए, क्योंकि चाइनीज जो प्रोडक्ट्स है वो बाजार में आकर के हमारी परंपरा और हमारी जो व्यवस्था है उसको खराब कर रहा है। मिट्टी के दिए जलाइए। मिट्टी के दिए जलाने के लिए जो हमने कैंपेन किया, उस कैंपेन के साथ आपको छोड़े जाते हैं। और अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।